Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. So hi. Good morning, Sanjana. Good morning, Ojasvi. Very good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Shahina Tabassum. Very good morning. Yes, I'm okay. I'm good. I'm good. I hope all are doing fine, right? Yeah. Let me connect it with Wi-Fi so that we can have uninterrupted class. In the recording, yeah. So they are surrounded by a amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. So हमारा जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल कहिए, सेंट्रोजोम क्या होता है? एक ऑर्गेनेल होता है इसके, ठीक है। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो सेंट्रोजोम और एनिमल सेल में होता है। तो ये क्या सेंट्रोजोम है? तो एक ऑर्गेनेल है, और इस ऑर्गेनेल में आपको एक सिलिंड्रिकल जैसा यहाँ पे होगा इस तरह से, और दूसरा आपका सिलिंड्रिकल जैसा क्या होगा? दूसरा आपका इसके परपेंडिकुलर में हमारा दूसरा होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में। यानी हमारे परपेंडिकुलर एंगल में, परपेंडिकुलर के एंगल में हमने क्या है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स अरेंज होते हैं। सो ये दो एक एक है ना, यहाँ पे अरेंज्ड है, इसको हम सेंट्रियोल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक सिलेंडर है, इसको हम कहेंगे एक सेंट्रियोल। फिर दूसरा सेंट्रियोल क्या है, यहाँ पे दूसरा सेंट्रियोल है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रियोल नंबर 2। दोनों मिलकर क्या बन गए? एक सेंट्रोजोम बन गए, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है? एक मैट्रिक्स है, अमॉर्फस मैट्रिक्स यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। अमॉर्फस मैट्रिक्स यहाँ पे भरा हुआ है। क्लियर है? ये आपको दिख रहा है? राइट। सो ये आपको कहते हैं, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम कहते हैं। सेंट्रोजोम जैसा अरेंज्ड है, विच मीन्स यहाँ पे
जो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हम अगर मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है, तो हमें एक कार्टव्हील जैसा, कार्टव्हील का मतलब क्या होता है, पहिया जैसे पहिया होता है ना, बैलगाड़ी का पहिया आपने देखा होगा, तो पहिया जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि पहिया जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल, यस, लाइक सीलिया, जैसे सीलिया फ्लैजेला में हमने देखा सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो ईच is made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part has a proximal region of the centriole, is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. मतलब कि ये जैसे हमने देखा था कि चारों तरफ, ठीक है, हमने जब देखा था क्या, हमने इसके पहले क्या देखा था, साइटोस्केलेटन नहीं, बल्कि हमारा सीलिया फ्लैजेला, यस, तो सीलिया फ्लैजेला जब हमने देखा तो हमने देखा कि हमारे क्या होते हैं, डबलेट होते हैं, इस तरह से देखा कि डबलेट होते हैं, है ना, डबलेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और डबलेट ये कैसे अरेंज होते हैं, ये सर्कुलर शेप में अरेंज रहते हैं, और बीच में क्या होते हैं, सिंगलेट होते हैं, है ना। ये हमने ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा था, ये स्ट्रक्चर देखा था सीलिया एंड फ्लैजेला में, बट यहाँ पे इसके जगह पे क्या होता है, डबलेट नहीं होता है, इसके जगह पे होता है आपका ट्रिपलेट, ठीक है, इस तरह से होता है, क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और ऐसा ही ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट अरेंज होता है एक सर्कुलर बॉडी से, और सेंटर में भी होता है सिंगलेट, ठीक है, और ये क्या होता है, रेडियल स्पोक से ये अरेंज रहता है, रेडियल स्पोक से क्या रहता है, ऐसे अरेंज रहता है। सिमिलरली जैसा हमने देखा था सीलियन फ्लैजेला में, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है, क्लियर है, सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हैं, और ऐसे ही एक दूसरे से एडजेसेंट साइड से लिंक भी होते हैं, ए और सी से यहाँ पे लिंक है, नहीं, ए सी से लिंक है यहाँ पे, राइट, तो ए बी सी है, जैसे हमने कहा कि वहां पे ए बी देखा, यहाँ पे ए एंड ए बी सी हमने देखा, हम यहाँ पे ए बी सी इसको इंडिकेट करेंगे, ए बी सी ट्रिपलेट, ठीक है, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और यही जो मटेरियल होते हैं, यही से, ये सेंट्रियोल से ही क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। हम लोग सेल डिवीजन के चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होते हैं, एस्ट्रल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ठीक है, एस्टर कैसे बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने। हम लोग सेल डिवीजन के चैप्टर में इसका और डिटेलिंग हम आपको देंगे, ठीक है, कि कैसे ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, किस तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन बनता है, डिवाइड होता है, एक दूसरे को ऑपोजिट एंड में जाता है, और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, है ना। तो वो चीजें हम लोग क्या देखेंगे, सेल डिवीजन के चैप्टर में देखेंगे, राइट, समझ में आया। और ये देखिएगा, सेंट्रियोल हमारा सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और ये सेंट्रियोल, ठीक है, किसके लिए होता है, थैंक यू। ये सेंट्रियोल किसके लिए होता है, ये सेंट्रियोल होता है, ठीक है, आस्था, थैंक यू सो मच। ये सेंट्रियोल होता है हाँ एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में होता है, और ये स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है, राइट, ओके। सो दिस इज द सेंट्रियोल, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया। हब यानी जैसे हब मतलब इकट्ठा होने वाला, सेंट्रल हब उसी से जुड़ा होता है, सब एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे सब आके कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं हब, ठीक है। जैसे हब यानी बहुत सारे, जैसे एजुकेशनल हब कहते हैं, पटना, पटना इज एजुकेशनल हब,
आरा इज एजुकेशनल हब, यानी सब जगह से बच्चे पढ़ने वहां पे आते हैं, है ना। तो चारों तरफ से जो है स्पाइक्स आकर यहाँ पे कनेक्टेड होता है, प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ठीक है, जब सब कनेक्टेड होता है और उसी की वजह से मूव करता है, ठीक है, मूवमेंट होता है। तो ये चीजें जो है उसको हम हब कहेंगे, ठीक है, हब। चलो, हो गया क्लियर है ये चीजें, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया, तो सेल का पूरा चैप्टर 100% सेल कवर अप हो गया है। सेल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल का नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, आई मीन टाइप नोट्स, हम आपको क्लास जैसे ही खत्म होगा उसके अगले आधे घंटे के अंदर हम भेज देंगे, ठीक है। यू विल गेट ऑल द नोट्स इन द ग्रुप, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का भी हम जैसे चैप्टर बायोमोलिक्यूल का खत्म होगा हम आपको भेज देंगे, या 1 बाय 1 एक एक दिन हम जो जो पढ़ाते जाएंगे वो हम आपको प्रिंटेड फॉर्म में भेजते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो प्रिंटेड है, वो टाइप्ड है, ठीक है। रनिंग नोट्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, रनिंग नोट्स सबसे बेस्ट होता है। सर राइबोसोम रिपीट कर दे, ओके, ठीक है। रनिंग नोट सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए आप लोग रनिंग नोट्स ले और उसी पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है। रनिंग नोट्स के अलावा अब प्रिंटेड नोट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो खुद से लिख नहीं सकते, ठीक है, उन लोगों के लिए होता है रनिंग नोट्स, सॉरी प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड या टाइप नोट्स, ठीक है, जो रटने वाले होते हैं। आप लोग समझ लीजिए, अपना रनिंग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। वेरी गुड शिवानी, वेरी नाइस, ठीक है, अपना रनिंग नोट्स बनाते जाइए एंड that will be your, what we can say, that will be best for your preparation for NEET examination, ठीक है। चलो, so here is the ribosome, very nice निधि, very nice, very nice। जो जो नोट्स रनिंग नोट्स के हिसाब से अपना नोट्स बना लिया है, संजना वेरी गुड, तो उन लोगों के लिए क्लैप, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन, गुड लक फॉर यू गाइज, ठीक है। वेरी नाइस प्राची, जो जिन लोगों ने बनाया बहुत बढ़िया काम किया है और हमेशा ऐसे ही करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, yes yes, self notes is the best way to crack NEET, exactly, that's my point, ठीक है। चलो, ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade। हमने ऑलरेडी बताया है आपको, टेस्ट हम जो है हम शेड्यूल कर देंगे, ठीक है, हम बता देंगे आप लोगों को, जैसे आपके अमन सर आपको बता दें, अमन शुभम जो भी कोऑर्डिनेटर सर है शिवम, वो आपको बता देंगे कि कब इसका टेस्ट होगा, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया तो कभी भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953. They are composed of ribonucleic acids and proteins and are not surrounded by any membrane, which means ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको जॉर्ज पैलेड ने 1953 में ऑब्जर्व किया यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कैसा दिखा उनको उस वक्त, वो उनको डेंस बॉडी की तरह दिखा, यानी एक जब स्टेनिंग होता है, जब हम लोग स्टेन करते हैं और स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इकट्ठा बहुत सारी चीजें जो है वो पैच पैच जैसा दिखता है, डेंस बॉडी जैसा दिखता है, कलर अलग से अपीयर होता है, ठीक है। तो उनको उस वक्त क्या दिखा, डेंस पार्टिकल जैसा दिखा, ठीक है, डेंस बॉडी जैसा दिखा। जैसे मान लीजिए रोटी है, ठीक है, रोटी जब बनाते हैं, ठीक है, रोटी बनाने के बाद ऊपर में थोड़ा थोड़ा काला 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 सा, जैसे जहां जहां चिपक जाता है ना तवा पे, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा काला काला हो जाता है, तो वो कैसे दिखेगा, रोटी का स्क्रीन पूरा व्हाइट है और बीच बीच में काला काला दिख रहा है, तो डेंस बॉडी जैसा, डेंस वहां पे स्ट्रक्चर छोटा छोटा दिख रहा है। सिमिलर स्ट्रक्चर जब स्टेन करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऐसा ही डेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। सो वो डेंस पार्टिकल, बहुत सारे ऑर्गेनल ऐसा डेंस पार्टिकल उनको दिखाई देगा, ठीक है। तो डेंस पार्टिकल उनको दिखाई दिया जॉर्ज पैलेट को 1953 में, और उसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, इसके बारे में स्टडी किया, इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया, एक्सेट्रा, ठीक है। सीलिया समझ में नहीं आया, सीलिया समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम जो है वो किसी और दिन हम डाउट क्लास अगर आपको होगा हम डाउट ले लेंगे, उस वक्त हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो,
दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, विच मींस यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आरएनए होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, इसमें आरएनए, विच मींस कौन से आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना, आरएनए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए। अच्छा एक बात बताइए, हमारा चेहरा दिख रहा है आपको, हम दिख रहे हैं? ओके चलो, तो ये क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 हो गया। ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है ना, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, विच मींस वो मैसेज ट्रांसफर करता है। ठीक है, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो डीएनए, एक डीएनए दो डीएनए में बनेगा, दो अलग अलग डीएनए, उसमें से आरएनए निकलता है, और वो आरएनए क्या होता है, मैसेज होता है, कोडिंग, उसमें कोड्स होते हैं, जो डीएनए क्या करता है, कोड सेट करता है, कोड बनाता है, और आरएनए वो कोडिंग है। ठीक है, और इसीलिए कहेंगे वो मैसेंजर है, वो कोड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टीआरएनए के थ्रू, कहाँ जाएगा, राइबोसोम में जाएगा, और वहां पे वो रीड होगा कोड, और कोडिंग डिकोडिंग वहां पे होंगे, और वहां से प्रोटीन बन के निकलेंगे। ये इंफॉर्मेशन लेकर कौन आ रहा है, एमआरएनए आ रहा है, डीएनए का इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा प्रोटीन बनाना है उसका कोडिंग डीएनए क्या करता है, आरएनए के थ्रू भेजता है, और वो आरएनए जो वो कोड लेकर आता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, और जो ले आने में ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, जो राइबोसोम बनाता है, उसको हम कहते हैं आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए के साथ साथ प्रोटीन होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, प्लीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे S क्या है, व्हाट इज S 70s, दैट इज और द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यहाँ पे ये यूनिट इंडिकेट कर रहा है स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, डिपेंड अपॉन द सेडिमेंटेशन, डिपेंड्स अपॉन द सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे 70s और 80s राइबोसोम जो है वो हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और उस S जो यूनिट है वो क्या है, वो स्वेटबर्ग यूनिट कहलाता है, S का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, so it is indirectly is a measure, it indirectly is a measure of density and size, है ना। so sedimentation coefficient क्या है, वो हम density और size को measure करते हैं। so both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunits। so मान लो ये क्या है, ये छोटा सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट। तो मान लो कि अगर 80s क्रोमोसोम है तो ये क्या है, सॉरी 70s है तो 30 and 50 हो सकता है। ठीक है, 30 and 50 and that will be your 70s राइबोसोम। yes exactly। अगर बात करें तो ये क्या हो सकता है, 40s, और ये हो सकता है 60s। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच रहेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 40 और 60 दोनों मिलकर हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे इट इज 80s। ठीक है, तो अलग अलग सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट इसको कहेंगे। ठीक है, क्या है, ये क्या है, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट और दिस इज लार्जर सब यूनिट। क्लियर है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा हमारा जो राइबोसोम है वो ये स्मॉलर राइबोसोम है, और ये क्या है, लार्जर राइबोसोम है। तो प्रोटीन हम लोग देखेंगे ना, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब आप लोग डिटेल में और डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड के जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनते हैं। तो यहाँ से ये मैसेंजर आरएनए आता है, यहाँ पे इसके अंदर एंटर करता है, एक होता है एक्टिव पॉइंट, और फिर वहां से क्या होता है, कोडिंग होने लगते हैं, और ये प्रोटीन बनने लगता है, और फिर ये बाकी निकल जाता है बाहर। सो दिस इज योर प्रोटीन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन चेन बनता है। ठीक है, इन दिस रिबोसोम। क्लियर है, हाँ वेरी नाइस। राइबोफोरिन इज अ मिड पॉइंट, राइबोफोरिन
ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राइबोफ्लोरिन का। ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया है राइबोफ्लोरिन का अटैचमेंट और एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट कैसे होते हैं, कैसे हमारे ये राइबोफ्लोरिन और कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी आरएनए राइबोसोम्स में। एनीवेज, हो गया। सो दिस इज योर प्लास्टिड्स का सेक्शनल व्यू। ओके, क्लोरोप्लास्ट, ऑलराइट। सो क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू बताना है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख लीजिए, see here is a, so chloroplast is a double membranous structure. So this one will the outer membrane, and there will be a inner membrane, ठीक है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स है, ये क्या है, डेंस मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या होते हैं इसमें होते हैं हमारे ग्रेना। इसके बाद क्या होते हैं, इसमें होते हैं थाइलाकॉइड, जो कि क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है। दिस इज द थाइलाकॉइड, स्टैक ऑफ कॉइन्स पे कॉइन्स। इस प्लास्टिड ऑल्सो सेल इन ए सेल, क्या सेल इन ए सेल, ठीक है, नो। सो हियर ग्रेना यानी कॉइन्स पे कॉइन्स अरेंज है, ये क्या है, ये सेट है ग्रेना। उसके साथ आपको दूसरा ग्रेना होता है, यहाँ पे क्या है, दूसरा ग्रेना है। ये पूरा क्या है, ये पूरा हम कहते हैं ग्रेना, ये पूरा क्या है, ग्रेना। और ये कनेक्टेड रहता है सेंट्रल, जो आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे। और ये क्या है, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेला, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, इसको आप कहेंगे स्ट्रोमल लैमेला, है ना। हमने स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये जो एक प्लेट है, ये जो हमारा एक प्लेट है, इसको क्या कहेंगे, सिंगल एक प्लेट को कहेंगे थाइलाकॉइड, सिंगल एक प्लेट को क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड। और बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं और दे फॉर्म अ ग्रेना, ठीक है। तो ये थाइलाकॉइड होता है और दे फॉर्म अ ग्रेना। उसके बाद ये एक ग्रेना, दूसरे ग्रेना, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मिडिल लैमेला, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इसके अलावा, ठीक है, और दूसरी बात, हमारा जो थाइलाकॉइड होता है सरफेस, इसके अलावा इसमें कुछ ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डॉट कुछ और भी ग्रैनुलर बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। हमने डिटेल जो पिक्चर दिया था वो आपको उसमें ये प्रेजेंट होगा, मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड, इसी के ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसी का जो क्लोरोफिल है यहाँ पे, क्लोरोफिल वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है, यानी इस थाइलाकॉइड पे ही फोटोसिंथेसिस होता है। और ज्यादा डिटेल हम इस फोटोसिंथेसिस का, इस क्लोरोप्लास्ट का प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन होता है इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, और डार्क रिएक्शन होता है इस स्ट्रोमा के अंदर, यानी जो फूड प्रोडक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर होता है, और जो हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है, एनएडीपी का, वो कहाँ होता है, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। यानी जब सनलाइट फॉल करता है, ठीक है, जब सनलाइट फॉल करता है तो सनलाइट क्लोरोफिल पे होता है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट, राइट, ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। चलिए, तो सेल को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये है, राइट, यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और हम, मेसोफिल इज अ सेल प्रेजेंट इन द लीफ, एक्चुअली मेसोफिल सेल्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के फॉर्मेशन में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स।
लीफ का एक तरह का सेल होता है, लीफ सेल प्रेजेंट होता है लीफ में, प्लांट में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स। हम डिटेल में आपको, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बायोमोलिक्यूल्स शुरू करते हैं, राइट। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स को शुरू करेंगे यहाँ पे, और सेल खत्म हो चुका है। डाउट क्लास हम आपको शेड्यूल कर देंगे किसी एक दिन, जैसे आफ्टर 6 या आफ्टर 7 हम किसी दिन डाउट क्लास हम शेड्यूल कर देंगे। आप लोग आइएगा, जो जो डाउट होगा सेल चैप्टर में आप लोगों को वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी आपके सामने आपको दिखाई देगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा हम लोग जो है नोट्स भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो प्रिंटेड नोट्स है आप लोगों का, उसी के सामने, उसी से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो एक सेकंड मुझे दीजिए, हम आपको नोट्स के साथ हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वॉइस वॉइस सब क्लियर होगा, ठीक है। तो यानी हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है, सेल से बना है ना। मान लीजिए कि ये एक बॉटल है, ठीक है। क्या बॉटल है, बॉटल किस चीज से बना, प्लास्टिक का बॉटल है, राइट। और हमारा क्या है, मान लीजिए कि हमारा हाथ है, ठीक है। हमारा हाथ क्या है, हमारे हाथ किस चीज से बना है, चमड़े से बना है। हम इसको छील कर हटा देंगे तो चमड़ा आएगा हमारे पास। ये चमड़ा किस चीज से बना है, चमड़ा यानी टिश्यू, स्किन किस चीज से बना है, सेल से बना है ना। यहाँ पे क्या है, सेल से बना है। और अगर हम देखते हैं कि सेल किस चीज से बना है भाई, चलो सब कुछ सेल से बना है, लेकिन सेल किस चीज से बना है, सेल बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। सेल बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल बना है साइटोप्लाज्म से, सेल बना है सारे ऑर्गेनेल से, सेल बना है न्यूक्लियस से, ठीक है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, साइटोप्लाज्म से बना है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सब मिलाकर क्या बना, सेल बना। चलो ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है प्रोटीन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है लिपिड से, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, सम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन, है ना। ये क्या है, और बीच बीच में क्या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है यानी शुगर है। फिर हम एंटर करते हैं अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम किस चीज से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। हॉर्मोन्स हो सकते हैं, है ना, अब अगर आ रहे हैं हार्मोन, हार्मोन हो सकते हैं, वो किसी से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। उसके अंदर आते हैं फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, जो कि वहां पे ब्रेक डाउन होने के लिए आए हो, ग्लूकोज है वहां पे, वहां पे लिपिड है। हो सकता है कि उसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं। और सब ऑर्गेनेल्स को अगर निकाल के आप देखिएगा, यार अपना माइक ऑन क्यों कर रहे हो, डोंट डू दिस ना प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। देखो दो दो लोगों का, सियोन सर, hey, ठीक है। देखिए हमने ना माइक पहना हुआ है, तो अगर वॉइस यानी माइक ऑन करके अगर आप बोलते हैं यहाँ पे, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि हेडफोन नहीं है ये, ठीक है। तो प्लीज अगर कुछ भी आपको इश्यू है, बोलना चाहते हैं तो बोलिए नहीं, उसको टाइप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हेडफोन है ना, हेडफोन अगर हम लगाते हैं तो फैन है तो वो स्पीड साउंड डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए मैंने माइक लगाया है, ठीक है। तो आपको सुनाई अच्छे से नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैंने माइक लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सुनाई नहीं देगा, सो प्लीज टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा प्रोटीन से बना, लिपिड से बना, कार्बोहाइड्रेट से बना। उसके बाद हमने एंटर किया अंदर साइटोप्लाज्म में।
जब हमने साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया हमें क्या दिखाई दिया, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से बना है, लिपिड है, ठीक है, वो भी लिपिड से तो बना है तो वो तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं इसके अंदर, फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या शुगर मॉलिक्यूल है। उसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे अदर एंजाइम्स हैं तो प्रोटीन से बने हैं। उसके बाद ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स को अगर हम एक एक करके देखते हैं तो देखेंगे कि उसमें प्रोटीन से बना है मेम्ब्रेन, लिपिड से बना हो सकता है, उसके अंदर भी एंजाइम वगैरह मैट्रिक्स हो सकते हैं। सो पुट टुगेदर अगर देखा जाए तो सेल के अंदर कुछ बेसिक कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो होता है शुगर, प्रोटीन और लिपिड, ये तीन बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो उसमें डीएनए होगा और आरएनए होगा, यानी पुट टुगेदर यही कुछ चीजें हैं जिससे पूरा सेल बना है। हमारे कहने का मतलब यही है, यानी पुट टुगेदर यही कुछ चीजें हैं जिससे क्या बना, पूरा का पूरा सेल बना है, ठीक है। अब तो ये क्या है, बेसिक है और इसी से बना है, तो इसको हम कहेंगे बेसिक बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या है, दिस इज द बायोमोलिक्यूल, इसी से बायो बना है, यानी बायोलॉजी बना है, यानी लाइफ बना है, यानी सेल बना है। बायोमोलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिससे बायो बना है, यानी जिससे लाइफ बना है। बायोलॉजी मींस लाइफ, बायो मींस लाइफ होता है, बायो मींस लाइफ। सो लाइफ किससे बना है, लाइफ मॉलिक्यूल हम इसको कहेंगे। इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है, प्राइमरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है लाइफ के लिए ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। सो ये क्या है, ये बायो मॉलिक्यूल, बायो मींस लाइफ, मॉलिक्यूल मींस मटेरियल, मॉलिक्यूल जो हमने देखा मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो दोनों, तो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ के बनाने में मदद करते हैं, दैट इज योर बायोमॉलिक्यूल। और कुछ बायोमॉलिक्यूल्स आपके स्क्रीन पे सामने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे तो डीएनए भी आएगा, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए भी आएगा, रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब समझ में आ गया सबको, अब बाउंस नहीं किया ना, अब फास्ट नहीं है, स्लो हम गए, स्लोली हमने आगे बढ़ा, क्लियर है सबको। अगर अब यहाँ पे क्लियर है तो प्लीज बूंदाबांदी कर दीजिए या बारिश कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। अगर वो भी डाउट है तो क्रॉस लगा के क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कम ऑन। चलो, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, आई मीन पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ठीक है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो डोंट पैनिक, यहाँ पे पैनिक मत करिए कि सर व्हाट इज सैकेराइड, क्वेश्चन डाल देना व्हाट इज सैकेराइड सर, नया दिख रहा है यहाँ पे। डोंट वरी, डोंट पैनिक, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सैकेराइड इज जस्ट कॉल्ड शुगर, सैकेराइड हम शुगर को कहते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड यानी पॉली शुगर, बहुत सारे छोटे छोटे शुगर मिलकर एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड यानी बहुत सारे शुगर मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, ठीक है, यस शुगर मॉलिक्यूल। और मोनोसैकेराइड क्या है, एक शुगर है, ठीक है। तो एक शुगर यानी इसका जो बेसिक है, सो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। हम ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट पर अटैच होता है, वो क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड होता है, वो क्या है, वो 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल मिलकर बना रहता है। तो 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल यानी 3 to 10 मोनोसैकेराइड मिलकर बना रहता है। सो ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड यानी सिंगल शुगर, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें कुछ और शुगर नहीं मिलेगा, सोचिएगा। हाँ ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग हमारे पास होगा स्टार्च, स्टार्च को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। स्टार्च जब टूटेगा तो क्या बनेगा, स्टार्च जब टूटेगा तो बनेगा हमें व्हाट, स्टार्च जब टूटेगा हमें बनेगा कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज या ऐसा ही कुछ बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ये भी हो सकता है कि मोनोसैकेराइड बने, डाइसैकेराइड बने, ओलिगोसैकेराइड बने, सब कार्बोहाइड्रेट ही है। और मान लो कि यहाँ पे बना है ओलिगोसैकेराइड, यानी ऐसा सैकेराइड जिसमें 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल है, हम इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल बन सकता है, डाइसैकेराइड बन सकता है या मोनोसैकेराइड बन सकता है। अब हम इसको और तोड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए मोनोसैकेराइड, हम इसको और तोड़े, तो मोनोसैकेराइड को और तोड़ेंगे तो हमें
और सैकेराइड नहीं मिलेगा, यानी शुगर मिलेगा ही नहीं, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शुगर जो हमारा जो मेन है, शुगर अस्तित्व इसका क्या है कि एक शुगर है, इसका अस्तित्व क्या है कार्बोहाइड्रेट का कि एक शुगर है, और हम इसको तोड़ेंगे तो उसमें हमें शुगर ही मिलेगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें शुगर नहीं मिलेगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको और नहीं तोड़ेंगे, वही दैट विल बी द बेसिक यूनिट, दैट विल बी द बेसिक यूनिट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स यूनिट। समझ में आ रहा है? देखिए ये सब चीजें ना बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। ये सब 10th में आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है ये, ठीक है। यानी एक चीज को हम इतना ही तोड़ सकते हैं कि उसका अस्तित्व ना बदले, तब तक ही वो कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हम तोड़ते जा रहे और शुगर ही मिल रहा है हमें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। शुगर कैसे बना है, पॉलीसैकेराइड कैसे बना है? अब अगर कोई पूछे आपसे कि स्टार्च क्या है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर है, हम यही कहेंगे ना, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्लियर है? अब उस कॉम्प्लेक्स शुगर यानी उसका अस्तित्व क्या है कि वो एक शुगर है, भले वो कॉम्प्लेक्स हो लेकिन क्या है, वो एक शुगर है। जब हम उसको तोड़ते जाएंगे और ऐसा होगा कि अब उसके बाद अगर हम उसको तोड़ेंगे तो शुगर नहीं रह जाएगा वो, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट, दैट इज द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे प्रोटीन को बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए, सो अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, हमने पढ़ा था 10th में। मोनोसैकेराइड, सिमिलरली मोनोसैकेराइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसैकेराइड। समझ में आ रहा है क्या है पॉलीसैकेराइड? अब लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर हम अमीनो एसिड को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हमें यहाँ पे प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिलेगा। दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा हमें कुछ और CH3 मीथेन या इथेन मिल सकता है, ठीक है, थाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिल सकता है। तो ये डिफरेंट चीजें हमें मिलने लगेगा, ठीक है। इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें कुछ और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। हमारा वो अस्तित्व उसका टूट खत्म हो जाएगा, फैटी एसिड या लिपिड नहीं रह जाएगा, या फैटी एसिड नहीं रह जाएगा वो, राइट। तो शुगर नहीं रह जाएगा। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है जिसको तोड़ने के बाद वो अस्तित्व बिगड़ जाता है, वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर चीज जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। यानी ध्यान से सुनिएगा, एक घर बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, हमने सेल का एग्जांपल दिया था इसमें। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट की जरूरत है। वो जो हमारा ईंट है, घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए। वो जो हमारा ईंट है उसको तोड़ेंगे तो मिट्टी बन जाएगा। क्या मिट्टी से हम घर बना सकते हैं बिल्डिंग वाला? नहीं बना सकते। मिट्टी का घर बनेगा, वो हम वो हमारा कंक्रीट और या हम जैसे दीवार खड़ा करते हैं ऐसे पत्थर जैसा मोटा मोटा, क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अब वो क्या ईंट रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। बहुत सारे ईंट को हम इकट्ठा करेंगे तो ईंट का एक ढेर बन मिलेगा हमें, ईंट है, ईंटों का एक ढेर है ना। उसको हम अलग अलग करेंगे तो छोटे छोटे ईंट मिलेंगे हमें। लेकिन ईंट को तोड़ देंगे तो और छोटा ईंट, मतलब 2 टुकड़ा में ईंट मिलेगा, और उसको दूर दूर कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे, अब वो ईंट नहीं रह जाएगा। अब वो क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, कॉमन रेड सॉइल हो जाएगा वो एक तरह से, है ना, रेड कलर का होता है। सो वो एक्चुअली रेड सॉइल वैसा होता नहीं है, बट हम कह सकते हैं रेड कलर का है ना, लाल कलर का होता है ईंट, रेड ब्रिक, तो वो हो जाएगा मिट्टी जैसा। तो मतलब उसका अस्तित्व वहां पे खत्म हो गया। सो वो घर बनाने के लिए वहां पे बेसिक क्या था हमारा था ईंट। समझ में आ रहा है? मतलब यही कहने का है कि यही बेस है, इसी से आपको सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। सो वही दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पॉलीसैकेराइड इज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम अगर तोड़ते जाते हैं, ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको हम तोड़ते जाते हैं तो हमें मिलेगा बेसिक यूनिट एज अ ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और उस वो ग्लूकोज क्या होता है, अच्छा ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, ग्लाइकोजन का फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या स्टोर करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करेगा, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, यानी बहुत सारा ग्लूकोज मिलाकर ग्लाइकोजन बनता है ना।
ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटीन है। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारा कोई भी सेल नहीं बन पाएगा। सब सेल जो भी ये बना है किसी से बना है, प्रोटीन से बना है ना। तो वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस है वो क्या है, बेस है, फंडामेंटल चीज है वो, जिससे हम सेल बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन जरूर होता है। प्रोटीन इज द बेस, हर चीज प्रोटीन से बना है, हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन से बना है। जब शुरुआत हुआ था ना, जब धरती बनना शुरू हुआ था, जब इंसान बनना शुरू हुआ था, जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, तो पहला जो मॉलिक्यूल बना था प्रोटीन बना था, है ना। मतलब प्रोटीन से पहले वो बेसिक अमीनो एसिड्स थे, उसके बाद वो प्रोटीन बने और उसी से हमारा पूरा ऑर्गेनिजम्स बने। तो प्रोटीन इज द बेस, फंडामेंटल, जिससे सब कुछ बना है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट हियर। नेक्स्ट, लिपिड यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा और स्ट्रक्चर भी बनाएगा। लिपिड मेम्ब्रेन बनते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाएगा, और लिपिड एनर्जी को भी स्टोर करता है। यानी जब ये टूटेगा, हो सकता है कि जिस दिन अगर फास्टिंग में है आप लोग, मान लो कि आप लोग क्या है, फास्टिंग में है, भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया, ग्लूकोज नहीं आपके अंदर गया, तो ग्लूकोज एनर्जी नहीं बनाएगा, ग्लूकोज एटीपी नहीं बनाएगा, और वो जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमारा जो ग्लूकोज है नहीं है, लिपिड टूट कर क्या बन जाएगा, अब एनर्जी बन जाएगा। हमने देखा था राइट, हमारे पेरोक्सिसोम से पहले ग्लाइकोक्सिसोम हमने देखा था, क्या देखा था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो टूट कर क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज योर लिपिड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं है ना। यानी डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए होता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस में मदद करता है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ना बोल दोगे हम यहीं पे पढ़ाना बंद कर देंगे है ना, या फिर से बताएंगे हम सेल चैप्टर पे। तो आरएनए क्या करता है, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। तो आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल ऑफ योर ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ सेल, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग सेल, ऑफ लाइफ। तो क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, लाइफ का बायोमोलिक्यूल क्या है, ये सब है लाइफ का बायोमोलिक्यूल। समझ में आया अगर ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो लेट मी चेक कि ये समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया तो प्लीज क्या करिए, लगा दीजिए, बूंदाबांदी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बारिश भी कर सकते हैं आप लोग। हरी पट्टी का, हरे टिक का, हरी झंडी दिखाते जाइए। यहाँ से समझ में आ गया, आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर जब भी आप लाल बत्ती दिखाइएगा हम रुक जाएंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। चलो, सब आपने हरी झंडी दिखाया। सर माय ग्रैंड मदर, oh so sorry Ojasvi, so sorry, please take care, don't worry Ojasvi, no problem, please take care, ठीक है। Life is everything about giving birth and dying, so it's a part of life, so don't worry about that, so please focus, ठीक है, please try to concentrate and try to focus, and yeah, it will get uploaded. Talk to your coordinator Ojasvi, talk to your coordinator and definitely he'll do something for you, ठीक है। So please take care, अपना ख्याल रखें, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज टेक केयर, और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, ऑलराइट। चलो, सो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेटर सर हैं तो आपसे बात करेंगे, शिवम कुमार, हाँ शिवम सर है यहाँ पे, तो शिवम सर ओजस्वी से बात कर लीजिएगा, ठीक है, ओजस्वी से, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ठीक है, यानी सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है,
हमने ऑलरेडी हमने देखा हुआ ये चीज, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्लीज उसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर हम इसको भेज देंगे आपको अभी तुरंत, ठीक है। ये फाइल आपको तुरंत हम अभी भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। वाटर किससे बना है? वाटर बना है 70 to 90%, आई मीन सॉरी, सेल किससे बना है? सेल बना है वाटर, यानी 70 to 90% क्या है? सेल में वाटर है। प्रोटीन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड है 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, एंड आयोन्स, हाइड्रोजन, हमारे नाइट्रोजन, हमारे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ऑल राइट, सो केमिकल कॉम्पोजिशन का थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? तो क्योंकि हमें समझना है कि इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, हम यहाँ बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं तक समाप्त करेंगे और बाकी का हम लोग अगले क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करें, कोई भी प्रॉब्लम हो अपने कोऑर्डिनेटर से या हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और यस, ऑफ कोर्स भेज देंगे, ग्रुप पे भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यू विल गेट ऑल द नोट्स, एवरीथिंग, ठीक है। आज आधे घंटे के अंदर हम सेल का भी भेज देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। You too dear, have a nice day, and yes, हैप्पी गांधी जयंती। हॉलीडेज को एंजॉय करिए और हम मिलेंगे 6 तारीख के बाद। 6 तारीख तक हम अवेलेबल नहीं है, 6 तारीख के बाद हम मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करिएगा, एंड 3 to 6 के बीच में कोशिश करिएगा कि हमसे, यानी हमें मतलब आप मैसेज या कॉल नहीं करें, क्योंकि हम आपको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। सो अपना ख्याल रखें, 6 तारीख के बाद हम लोग मिलेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय।